लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट में अपन ने समझा डेरिवेटिव्स होते क्या है। तो डेरिवेटिव का मतलब था दो पार्टीज मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और उसमें एक अंडरलाइंग असेट का रेफरेंस दिया गया है, जिसके बेसिस पर उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिराइव होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव होगी। वो अंडरलाइंग असेट कुछ भी हो सकती है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, इक्विटी, शेयर या इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी और इंटरेस्ट रेट। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए ताकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोल सके। तो उसके लिए अपन ने समझा था कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक फ्यूचर डेट पे ट्रांजैक्शन करने के लिए किया गया है तो वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल अंडरलाइंग असेट ऑन ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स्ड प्राइस। यानी फ्यूचर में किस डेट पे हम बाय या सेल करेंगे वो डेट आज ही फिक्स कर ली, बाय या सेल जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, और उसकी प्राइस भी आज ही हमने फिक्स कर दी। तो इसे हम सेटलमेंट बाय डिलीवरी बोल रहे थे। लेकिन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का सबसे मेन पर्पस होता है बैटिंग करना, अंडरलाइंग असेट की फ्यूचर में क्या प्राइस होगी उस पर शर्त, सट्टा या जुआ लगाना। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपसाइड बैटिंग और डाउनसाइड बैटिंग ऑन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग असेट ऑन अ फ्यूचर डेट एट अ प्री फिक्स्ड प्राइस। यानी अंडरलाइंग असेट की फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी या गिरेगी, इस पे हम सट्टा लगाते हैं, इस पे हम बैटिंग करते हैं अपसाइड या डाउनसाइड, उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अल्टीमेटली जो अपसाइड बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसे टेक्निकल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बोल दिया जाता है, और डाउनसाइड बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बोल दिया जाता है। यानी ये जो अपना नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये आपका बैटिंग का ही कॉन्ट्रैक्ट था, बस इसका अपन कैश में सेटलमेंट कर लेंगे। मैंने पूरा एग्जाम्पल से आपको समझाया था। इसके बाद यानी इसी पर्पज से मैंने एक लाइन लिखी थी कि जनरली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में कैश सेटलमेंट ही होता है। हम ये मान के चलेंगे कि हम बैटिंग करने के लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो रहे हैं। उसी तरीके को सोचते हुए सारे क्वेश्चंस अपने को करने रहेंगे। कहीं पे अगर सेटलमेंट बाय डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी किसी टॉपिक में तो वो मैं वहीं बता दूंगा, बाकी सब क्वेश्चंस में कैश सेटलमेंट चलेगा। इसके बाद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? स्पेकुलेटर, हेजर और आर्बिट्रेजर। स्पेकुलेटर लालची लोग, हेजर जिनको अपने रिस्क को कवर करना है, आर्बिट्रेजर लालची लोग तो है पर दिमाग लगाते हैं, मार्केट में मिस प्राइसिंग का एडवांटेज उठाते हैं। इसके बाद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स अंडरलाइंग असेट के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किए जा सकते हैं? अगर अंडरलाइंग असेट इक्विटी, शेयर या इंडेक्स है तो इक्विटी डेरिवेटिव बोल देंगे। ऐसे इंटरेस्ट रेट है तो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, करेंसी डेरिवेटिव, इनके लिए सेपरेट चैप्टर है। कमोडिटी डेरिवेटिव इसी चैप्टर में कवर होगा, और कुछ अदर डेरिवेटिव्स भी हैं जो थियरी पोर्शन होते हैं इसी चैप्टर में, तो जब थियरी पोर्शन पढ़ने में आएगा तब अपन उन्हें देख लेंगे। इसके बाद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का नेचर डिसाइड कर दिया जाता है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चार नेचर के हो सकते हैं: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस या स्वैप। यही हमें पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव्स का अपन पढ़ेंगे, ये चैप्टर इक्विटी डेरिवेटिव पे फोकस करता है। तो सेकंड पार्ट अपना इक्विटी डेरिवेटिव पे फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना। तो फॉरवर्ड और फ्यूचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले इक्विटी डेरिवेटिव यानी ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें अंडरलाइंग असेट इक्विटी, शेयर या इंडेक्स है। अब फॉरवर्ड और फ्यूचर्स दोनों एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों सेम होते हैं, बस इनमें एक ही डिफरेंस है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी आमने सामने टेबल पे बैठ के यानी काउंटर के आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ओवर द काउंटर हो जाता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे करना है तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा और वहां जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा, वो इंटरमीडिएरी का रोल प्ले करता है। बस इतना ही डिफरेंस है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड एक ही मानते हुए चलेंगे। इस चैप्टर के पर्पज से एक ही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो एक ही तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक्स्ट्रा कंडीशन होनी चाहिए? बस कंडीशन यही है कि जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया वो ऑब्लिगेशन नेचर का है दोनों पार्टी पर, यानी दोनों पार्टी ने जो भी अपना प्रॉमिस किया वो उन्हें फुलफिल करना पड़ेगा हर केस में। वो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है, वो मुकर नहीं सकते। मैच्योरिटी पे मैंने बोला था मैं बाय कर लूंगा, सामने वाला ने बोला था कि वो सेल करेगा, तो करना ही पड़ेगा, कैसा भी सिनेरियो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्लिगेशन आएगी। ये था आपका फॉरवर्ड और फ्यूचर का मीनिंग। इसके बाद फॉरवर्ड और फ्यूचर्स की प्राइसिंग से रिलेटेड टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था। तो उसमें अपन ने समझा था फॉरवर्ड और फ्यूचर की फेयर वैल्यू या थियरेटिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट में जब डिसाइड कर रहे थे कि आफ्टर 3 मंथ्स में रिलायंस का शेयर 2500 में खरीद लूंगा, तो ये जो प्राइस हम बोल रहे हैं ये तो अपने मन से बोल रहे हैं, कोई भी प्राइस जो हमें समझ में आई वो हमने बोल दी। लेकिन फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉरवर्ड या फ्यूचर की फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए, वो अपन ने निकालना सीखा था कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में। यानी आपको कुछ नहीं करना, जो अंडरलाइंग शेयर या इंडेक्स है उसकी आज के दिन करंट स्पॉट प्राइस जो चल रही है उस पर आपको इंटरेस्ट जोड़ देना है। अब इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंडिंग होगा या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या मंथली कंपाउंडिंग, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज थे जो मैंने आपको समझाए थे और अपन ने इसके क्वेश्चंस भी देखे थे। इसके बाद अगर आपका जो अंडरलाइंग शेयर या इंडेक्स है उससे फ्यूचर में डिविडेंड की इनकम मिलने वाली और वो फिक्स्ड अमाउंट में क्वेश्चन में गिवन है, या डिविडेंड रेट ऑन फेस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है अंडरलाइंग शेयर या इंडेक्स से, तो आपको उस डिविडेंड इनकम का पीवी करना है और फॉर्मूला में जहां करंट स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर या इंडेक्स आ रही है वहां उसमें से माइनस करना है, यानी जहां जहां एस की वैल्यू आ रही है उसमें से पीवी ऑफ डिविडेंड इनकम माइनस करना है। इसके बाद देखिए अगर आपको क्वेश्चन में डिविडेंड इनकम ऑन अंडरलाइंग शेयर या इंडेक्स यील्ड टर्म्स में बता रखा है, यील्ड परसेंटेज डिविडेंड की गिवन है, तो आपको क्या करना है, जहां जहां फॉर्मूला में आर यानी इंटरेस्ट रेट आ रही है वहां
डिविडेंड यील्ड रेट आपको माइनस करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि इंटरेस्ट रेट कौन से लगाए, मतलब इंटरेस्ट किस तरीके का कैलकुलेट करें, सिंपल कंटिन्यूस कंपाउंडिंग या मंथली कंपाउंडिंग। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल के रखेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन में बोला कंपाउंडेड कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट यानी कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करनी है। क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली पर मंथ दे दी या बोल दिया इंटरेस्ट मंथली रेट पे चार्ज होगा तो यानी मंथली कंपाउंडिंग, अदरवाइज बाकी केसेस में सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हमने देखा कि ये जो प्राइस अपन ने निकालना सीखा ये तो थियोरेटिकल फेयर प्राइस है फ्यूचर की, जो होनी चाहिए फेयर, जिससे दोनों पार्टीज को नुकसान ना रहे। लेकिन प्रैक्टिकली प्राइस जो है एक्चुअल मार्केट में डिफरेंट हो सकती है। जब आप स्टॉक एक्सचेंज पे गए थे मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया भी था, किसी भी कंपनी के शेयर फ्यूचर या हम इंडेक्स निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे थे तो प्रैक्टिकली मार्केट में आज के दिन एक पर्टिकुलर प्राइस चल रही थी उस फ्यूचर की। तो एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस ऑफ फ्यूचर मार्केट में डिफरेंट हो सकती है और एक्चुअल में ट्रांजेक्शन उसी प्राइस पे होगा। मान लो आज के दिन मार्केट में रिलायंस के शेयर का फ्यूचर 2500 का चल रहा है 3 मंथ्स बाद का, तो 2500 पे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट टू बाय या सेल कर पाऊंगा, जो मार्केट में प्राइस चल रही है फेयर प्राइस से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद देखिए कॉन्टेंगो एंड बैकवर्डेशन मार्केट सिचुएशन, उसके लिए आपको बेसिस निकालना पड़ता है एस माइनस एफ। एस मतलब स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, एफ यानी फ्यूचर की प्राइस। तो यानी एस माइनस एफ अगर पॉजिटिव आया यानी स्पॉट में प्राइस ज्यादा है अंडरलाइंग एसेट के, फ्यूचर में कम है यानी मार्केट नीचे जा रहा है बैकवर्डेशन, और अगर ये नेगेटिव आया यानी मार्केट ऊपर जा रहा है नॉर्मल कॉन्टेंगो मार्केट। फिर अपन ने इसका एग्जाम्पल देखा था